नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान आप सभी रख रहे होंगे। तो हमने इसके पहले आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ाया था, भारत आकार एवं स्थिति। तो भारत का कौन सा रैंक लगता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, पॉपुलेशन की दृष्टि से, या फिर भारत के आगे पीछे कौन कौन से देश हैं, जो फर्स्ट रैंक पर कौन सा देश आता है क्षेत्रफल में, भारत का स्थलीय सीमा कितनी है, समुद्री सीमा कितनी है, कोस्टल एरियाज़ कितने हैं, कितने राज्य हैं, कितना क्या क्या है, इन सब के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में, कि भारत में अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। कहीं आपको रेगिस्तान देखने को मिलता है तो कहीं आपको समुद्र देखने को मिलता है, कहीं आपको पठार देखने को मिलता है तो कहीं आपको दलदल देखने को मिलता है, कहीं आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलता है तो कहीं आपको केवल पर्वत देखने को मिलता है। आज हम इन्हीं सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए समय बर्बाद ना करती हुई, यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कंप्लीट आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराई जा रही है। शायद है कोई आपको इतने अच्छे से पढ़ाए, इतने अच्छे से आपको नोट्स दे, आपको पर्सनल ग्रुप्स में जोड़े और आप लोगों के डाउट सॉल्व करे। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं टाइम बर्बाद ना करते हुए। बात करेंगे हम भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत में अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो भारत में आप लोगों को संगमरमर की तरह कठोर, जो कि हमारा ताजमहल जो बना हुआ है भारत में 7 अजूबों में से एक, उसमें लगा हुआ है, और कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम, जिसका प्रयोग टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है। आपने देखा होगा कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है तो कहीं काली मिट्टी, तो कहीं दोमट, कहीं पीली मिट्टी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इन सभी विभिन्नताओं के कारण जो है भारत में बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। तो भारत एक विशाल भूभाग है जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि एकदम से भारत का निर्माण हो गया होगा, कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है तब से लेकर अब तक हमारे भारत का डेवलपमेंट होता जा रहा है, जिससे इसकी उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावच का निर्माण और संशोधन देखा गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोगों को हमारा जो इंडिया है, इंडिया दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा, छोटा सा इंडिया दिखेगा। देखो ये हमारा इंडिया है। तो हमारा इंडिया जो है आप लोगों को कहाँ पर देखने को मिल जाएगा मित्रों, थोड़ा सा हॉर्न बज रहा है। चलिए, तो आप लोगों को हमारा इंडिया यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट आपको देखने को मिलेगी। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में है। इसके अलावा प्रशांत महासागरीय प्लेट। और हम कौन सी प्लेट में रहते हैं तो आपने याद रख लेना है, हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीचों बीच वाले दोनों हिस्से हमारे भारत में देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये नीचे वाला हिस्सा है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऊपर वाला हिस्सा यूरेशियन प्लेट है। दोनों में क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, जिसके चलते हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। पूछा भी जा सकता है कौन सी प्लेटों के टकराव के कारण पर्वतों की या हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, तो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कारण। अगर हम बात करें अफ्रीकी प्लेट की तो आपको अफ्रीका में अफ्रीकी प्लेट देखने को मिलेगी, दक्षिण अमेरिका में दक्षिण अफ्रीकी प्लेट, उत्तर अमेरिका में उत्तर अमेरिकी प्लेट। यूरेशियन प्लेट आपको जो है ना एशिया वाले क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अभिसारी परिसीमा, अपसारी परिसीमा और रूपांतर परिसीमा। अभिसारी मतलब क्या होता है कि एक पर्वत जो है वो नीचे की ओर और एक पर्वत जो है ऊपर की ओर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। अपसारी मतलब दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। और रूपांतर परिसीमा का मतलब है एक दूसरे से आगे पीछे खिसक रहे हैं। ये आप याद रख सकते हैं, अभिसारी, अपसारी और रूपांतर परिसीमा याद रख सकते हैं कि प्लेटों में किस प्रकार की गतियाँ होती हैं। तो जो प्लेटें होती हैं वो 3 प्रकार की गतियाँ करती हैं। एक हमारे अगर हम बात करें जो आपको बताया जा रहा है कि कौन सी गति के कारण, तो अभिसारी गति के कारण। अभिसारी गति के कारण हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि एक प्लेट यहाँ से और एक प्लेट यहाँ से, तो ये ऊंचाई यहाँ पे बढ़ाती जा रही है। अभिसारी सीमा आपको देखने को मिल जाएगी और रूपांतर सीमा आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ हमने जब आपको बचपन में यानी क्लास 7th या 8th में पढ़ाया था कि हमारे महाद्वीपों का विकास कैसे हुआ,
तो उसमें आपने देखा होगा पेंजिया द्वीप के बारे में सुना होगा, तो उसमें इसको डेवलपमेंट और इसको डिटेल में मैंने पढ़ाया था। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भ शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इनमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए भी, और मैंने आपको इसको पढ़ाया भी है। अभी इस क्लास में हम डिटेल में नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि आपको क्लास 9 की बुक पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप लोगों का ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा और समस्या भी बन सकती है। अगर हम बात करें, कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है और रूपांतर क्या है, तो आपने भूलना नहीं है। अभिसारी मतलब क्या होगा, एक प्लेट आ रही है और एक और आ रही है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़कर ऊपर की ओर, एक प्लेट नीचे जाएगी दूसरी ऊपर चढ़ेगी तो पर्वत की ऊंचाई बढ़ जाती है, ये क्या है अभिसारी। अपसारी में क्या होगा, दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। और इसके बाद आपकी आएगी रूपांतर, जो प्लेट होगी या रूपांतर। थोड़ा यहाँ पर ट्रैफिक है ज़्यादा, यहाँ पे क्या है कुछ कार्यक्रम वगैरह हो रहा है जिस कारण से यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है, कोई बात नहीं। चलिए, तो ये आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो सबसे प्राचीन भूभाग जो है प्रायद्वीप भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिक शामिल है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से देश गोंडवाना भूमि में शामिल नहीं हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिक, ये गोंडवाना क्षेत्र में शामिल हैं, जो पुराने सबसे प्राचीन भूभाग में से एक हैं। संवहनी धाराओं ने सबसे प्राचीन भूभाग प्रायद्वीप भाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सारे देश आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसको आप याद रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं चाहेंगे वो आपकी इच्छा है, चाहेंगे आपकी इच्छा है। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम निकालना चाहते हो तो 100% ही चाहेंगे। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेट अपने से अधिक विशाल इस प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच टैथिस भू अभिनति के अवसादी चट्टान वलित होकर हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है टैथिस भूसन्नति का सिद्धांत, तो आपने याद रख सकते हैं ये हिमालय से रिलेटेड है और वलित पर्वत से रिलेटेड है। मैंने आपको पर्वत भी पढ़ाए हैं, आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, वासस पर्वत अलग पढ़ाए हैं मैंने, वलित पर्वत अलग पढ़ाए हैं। अगर आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो जाके पुरानी क्लासेस को देख लीजिएगा। इसके अलावा गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीप पेंजिया है, दक्षिणतम भाग आपको देखने को मिलेगा। इसके उत्तर में अंगारा भूमि, जो हमने आपको प्राचीन मतलब हम कहेंगे जो पहले क्लासेस ली हैं उनमें मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। टैथिस के संबंध में MPPSC ने क्वेश्चन पूछा था, तो टैथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीप पठारी के किनारे नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्माण हुआ है। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों और दक्षिण के प्रायद्वीप पठारों की बहने वाली नदियों के अवसाद निक्षेपों धीरे धीरे भर गया है। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया है। तो कितना इम्पोर्टेंट है, टैथिस याद रख सकते हैं आप लोग, हिमालय के ऊपर उठने, यानी ये हिमालय से रिलेटेड है, इसको आप याद रखिएगा। वहाँ पे लिखाया था किससे संबंधित है, तो हिमालय से संबंधित है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत की भूमि बहुत अधिक है, ये सब बातें आपको मैंने पहले ही बता दी हैं। तो भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान जो हाल में बनी स्थलाकृतियों से आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आप पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट बात, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीप पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची और चौड़ी घाटियों से बने हुए हैं। तो हिमालय जो है क्या है, एक युवा स्थलाकृति है, माना जाता है अभी अभी बनी हुई है। इसके अलावा उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। आपको मालूम है गंगा की जो जलोढ़ होते हैं, निक्षेप होते हैं, उनके उससे ये मैदान बने हुए हैं।
इसके अलावा प्रायद्वीप पठार आग्नेय और रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बने हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें भारत की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन, आपके चाहे यूपीएससी हो चाहे आप क्लास 9th में ही क्यों ना पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है। बात करेंगे हम यहाँ से मुख्य भौगोलिक वितरण की। तो भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीप पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। आपको मालूम होगा कि भारत के उत्तर में आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, जो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और भी बहुत सारे राज्यों में है, खैर लेकिन मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में ही आपको देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसको डेवलपमेंट, इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। पामीर की जो ग्रंथि है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल रही होगी पामीर ग्रंथि। ठीक, इसके बाद आप सभी को काराकोरम रेंज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये केटू दिखाई दे रहा होगा, असील दर्रा आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर की ओर, काराकोरम दर्रा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। इसके अलावा राका पोसी एक पर्वत है वो दिख रहा होगा, नंगा पर्वत दिख रहा होगा, जोजिला दर्रा दिख रहा होगा आप लोगों को। इसके अलावा ये हिंदू कुश नदी आपको जो पाकिस्तान में है, सुलेमान श्रेणी जो पर्वत श्रृंखला है वो आपको पाकिस्तान में दिख रही होगी, बारालाचा दर्रा जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा ये पूरा हिमालय है, ये कामेट, नंगा देवी, नंगा और नंदा याद रखना, नंगा देवी जम्मू कश्मीर वाले रिलीजन में है और नंदा देवी नीचे आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट जो है नेपाल वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा, ये नेपाल वाला इलाका है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये सांगपो नदी जो तिब्बत से होती हुई भारत में आपको देखने को मिल जाएगी। नामचा बरुआ ये आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे जाएगा। इसके अलावा नागा श्रेणी आपको नॉर्थ ईस्ट में, पटकाई आपको नॉर्थ ईस्ट में, गारो, खासिया एवं जयंती की पहाड़ियाँ नॉर्थ ईस्ट में दिखाई दे जाएंगी। इसके अलावा आपको ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जोजिला दर्रा यहाँ पे आप देख पाएंगे जम्मू कश्मीर वाले रीजन में। ये जो इलाका देख पा रहे होंगे आप, ये ब्लैक कलर में मैंने गोला लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके यूपीएससी में बनते हैं कि कौन सी नदी डायरेक्ट सिंधु में मिलती है, कौन सी नदी डायरेक्ट जाती है, नहीं जाती है, ऐसा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर इनके आरोही से अवरोही क्रम में जमाइए, उत्तर से दक्षिण में जमाइए। तो आपने सबसे पहले ये बातें याद रख लेनी है। मानसरोवर झील आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सिपकिला दर्रा यहाँ पे, बारालाचे दर्रा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, काराकोरम दर्रा यहाँ पे देख पा रहे होंगे, असील दर्रा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे ऊपर आपको पामीर ग्रंथि दिख रही होगी या पामीर का पठार दिख रहा होगा। तो ये आप लोगों को याद कर लेने हैं, ठीक ना। इसके अलावा गंगा नदी की सहायक नदी, गंडक, घाघरा, यमुना, ये सारी गंगा की सहायक नदी हो जाएंगी। कोसी भी गंगा की सहायक नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। हिमालय पर्वत की अगर हम बात करें तो भारत की उत्तरी सीमा में विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। यानी एग्जाम में पूछा जाए कि बलित पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है तो हमारा हिमालय यदि उसमें आता है तो हमारे हिमालय को उसको आपको आंसर लगा देना है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूरब दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त के निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई लगभग कश्मीर में 400 किलोमीटर जबकि अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। कौन सा हिमालय कहा जाता है जो सबसे उत्तरी भाग में पाया जाता है? महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। सबसे अधिक सतत श्रृंखला जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले शिखर पाए जाते हैं। सबसे उत्तर में पाया जाने वाला हिमालय महान हिमालय, हिमाद्री या फिर आंतरिक हिमालय कहलाता है, जहां पर 6000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शिखर पाए जाते हैं। यानी उत्तर समझते हैं आप लोग क्या होता है? ऊपर वाला इलाका, ठीक ना। यहाँ ये केटू लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, कुरनूल देख पा रहे होंगे, कुरनूल श्रेणी,
पामीर हिंदू कुश पर्वत है, ये सुलेमान पर्वत है, ये सांगपो नदी है, ये सब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। बहुत सारे दर्रे यहाँ पे गायब हो चुके हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे माही नदी, जो राजस्थान ये गुजरात में देख रहे होंगे आप लोग। माही नदी गुजरात में आप देख पा रहे होंगे। नर्मदा आपको राजस्थान में, तापी आपको राजस्थान में। और समानांतर चलने वाली नदियों के नाम भी पूछे जाते हैं तो तापी और नर्मदा समानांतर चलती हैं। इसके अलावा गोदावरी नदी आप देख पा रहे होंगे। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी और बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। इसके अलावा कृष्णा नदी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, जो 3 धाराओं में बट के होती है, और गोदावरी भी 3 धाराओं में ही बट के काम करती है। इसके अलावा कावेरी आप सबसे लास्ट में देख पा रहे होंगे। महेंद्रगिरी पर्वत आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। देख ना, ये इलाका जो है जहाँ रेड डॉट है, ये महेंद्रगिरी पर्वत है, ठीक ना। ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। इसके बाद मुख्य रूप से माउंट एवरेस्ट जो है वो हमारे नेपाल में है, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। कंचनजंगा जो है भारत में है, मकालू नेपाल, धौलागिरा नेपाल, नंगा पर्वत भारत, अन्नपूर्णा नेपाल, नंदा देवी भारत, कामेट भारत, नामचा बरुआ भारत और गुरुला मंदाता नेपाल। ये सारे जो पर्वत हैं ये आपके नेपाल में आपको लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आपने जोड़ी मिलाने भी आ सकता है कि कौन सा पर्वत भारत में नहीं है या कौन सा शिखर भारत में नहीं है, कौन सा शिखर नेपाल में है, तो आपने याद रख लेने हैं। इसके अलावा महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग को क्रूड ग्रेनाइट का बना है। इस श्रृंखला में हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। याद रख सकते हैं, यह भाग जो है क्रूड से बना है। किससे? क्रूड ग्रेनाइट से बना है। यहाँ हमेशा बहुत सारी हिमानियाँ क्या होती रहती है? प्रवाह होती रहती, नदियाँ बहती रहती हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है और हिमाचल। असम मतलब असम की बात नहीं हो रही है, असम मतलब एक समान नहीं है। हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई कहाँ? हिमाद्री के दक्षिण में, समझ रहे ना, हिमाद्री के दक्षिण में 3700 से 4500 मीटर की औसत ऊंचाई और चौड़ाई 50 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। कौन से हिमालय में पाई जाती हैं ये अगर आपसे पूछा जाए तो हिमाचल हिमालय में आपको देखने को मिलेंगी। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा, कुल्लू की घाटियां आपको देखने को मिलेंगी। हिमाचल की सबसे बाहरी को शिवालिक श्रृंखला कहा जाता है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक श्रृंखला कहा जाता है, जिसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 900 से 1100 मीटर के बीच आपको देखने को मिलेगी। इसे शिवालिक कहा जाता है। हिमाद्री ऊंचाई वाली है 6000 मीटर वाली, शिवालिक 900 से 1100 वाली हो जाएगी। हिमाचल हिमालय की अगर बात करें तो वो 3700 से 4500 के बीच आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम पूछें कि भाई हिमाचल या मध्य हिमालय, ये देखो बृहद हिमालय जो है वो आपको बता दिया गया है। ये है हिमाद्री है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और हिमालय। हिमालय की जो सबसे बाहरी परत है या श्रृंखला है उसे शिवालिक श्रृंखला कहा जाता है। उसके अंदर आप लोगों को क्या है कि जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, यानी सबसे लास्ट वाला इलाका वो आपको देखने को मिलेगा, वही शिवालिक कहलाता है। लेकिन अगर हम मध्य हिमालय की बात करें तो हिमाचल का कांगड़ा, कुल्लू की घाटियाँ, धौलावीर, महाभारत और पीर पंजाल श्रेणी जो आपकी मध्य हिमालय में देखने को मिलती हैं। और हिमाद्री में आपको क्या देखने को मिलती है वो मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। कुछ प्रसिद्ध दून अगर बात करें तो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय के पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया गया है। इन वर्गीकरण को नदियों घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे कौन से हिमालय को क्या कहा जाता है। सिंधु और सतलुज के बीच पंजाब हिमालय है। पश्चिम से पूरब तक क्रमशः इसे कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय, तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय का सीमांकन करती है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है और दिहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियाँ या पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं।
तथा मजबूत बलुआ पत्थर अवसादी शैल हैं से बनी हैं। ये सघन जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखला एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और पहाड़ियों में शामिल हैं। इम्पोर्टेंट बात है, कौन सी नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो सतलुज और सिंधु के बीच में कौन सा है भाई? याद रखेंगे, पंजाब हिमालय। पश्चिम से पूरब तक अगर इसे जाएंगे तो कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है भाई? कुमाऊं हिमालय। काली से कुमाऊं हिमालय, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि काली और तिस्ता के बीच कौन सा हिमालय है? नेपाल हिमालय है। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय है? असम हिमालय है। ब्रह्मपुत्र हिमालय की जो पूर्वी सीमा बनाता है, दिहांग महाखट जार्ज हिमालय के दक्षिण की ओर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सारे आप लोगों को याद रख लेने हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो की पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए, इसके बाद उत्तरी मैदान आप लोगों को मालूम है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं हमारे भारत में मैदान बनाती हैं, क्योंकि मैदान तभी बनते हैं जब जलोढ़ आता है, यानी कि किसी प्रकार की मिट्टी आएगी तो मिट्टी नदियों के साथ बहकर आती है। यह जलोढ़ मैदान से मृदा से बना होता है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी से जलोढ़ों के निक्षेपों से इसका निर्माण हुआ है। विस्तार लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। यह लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से यही होगा 240 किलोमीटर बता रहा है, थोड़ा इस डिस्टर्ब है, कोई खैर उतना नहीं है, 240 से 320, क्योंकि यहाँ पे क्या याद करना समझ लो। ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन अलग है, जो आपको याद करना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसके अलावा लगभग यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण, पर्याप्त पानी उपलब्धता और जलवायु के कारण यहाँ कृषि बहुत आसानी से हो जाती है और यह सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादक भूमि भी आपको देखने को मिलेगी। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। ये नदी अपने निचले भागों के गाद एकत्र करते हुए बहुत सारी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। क्या होता है वितरिका? समझ लो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कावेरी नदी क्या कर रही थी, ऐसे अगर हम मैप छोटा सा देख लें तो कावेरी नदी यहाँ से भारत में गिर रही थी। तो भारत में कैसी गिरती है वो, सॉरी भारत में नहीं, ये क्या कर रहे थे, बंगाल की खाड़ी में कैसे गिरती है? एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा यहाँ और एक हिस्सा यहाँ। तो अब अगर हम इसको जूम करके बताएं आपको, देखो कैसी हिस्सा बना रही है, दिख रहा है ना आप, यहाँ पे 3 हिस्से बन गए, एक हिस्सा यहाँ गिरेगा, एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा यहाँ। तो जो ये भाग है वो वितरिका कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वितरिका कहलाती है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें उत्तरी मैदान, आप समझ गए होंगे। उत्तरी मैदान देख लीजिए, मैदानी इलाका है, मिजो की पहाड़ियाँ हैं, प्रायद्वीप पठार है। पठार तो आप लोगों को कहाँ देखने को मिलेगा? तो दक्कन के पठार का नाम आपने सुना होगा। ये रेगिस्तान है, ये एक द्वीप है और ये तटीय मैदान है जहाँ पर समुद्र वगैरह होते हैं, नदी होती हैं। तो दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का भाग। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दोआब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ 5 और आप का मतलब होता है, पंज का मतलब होता है 5 और आप का मतलब होता है पानी। खैर उसको नदियाँ भी कभी कभी कहा जाता है। तो 5 नदियों का जो राज्य है पंजाब कहलाता है। उत्तरी मैदान के मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु और उसकी सहायक नदियों, देखो याद रखना, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास हिमालय से निकलती हैं और मैदान के इस भाग को दोआब की संख्या से बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ? घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच आपको देखने को मिलता है। यह उत्तरी भारत के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान विशेषकर पश्चिम जैसे कि असम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उत्तरी मैदान कहाँ है? पंजाब वाले इलाके में, जो सिंधु का मैदान माना जाता है। गंगा का मैदान आपको हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में, और ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से आपको पश्चिम अर्थात असम में देखने को मिलता है।
इसके अलावा उत्तरी मैदानों की व्याख्या करना, ये यहाँ पे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट जो है वो बता देते हैं हम। क्या है इम्पोर्टेंट, देखिए इम्पोर्टेंट बात ये है आप लोगों के लिए कि यहाँ पर जो नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं जो नदियाँ, जिसे तराई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तराई कहा जाता है। जो दलदली क्षेत्र और नम क्षेत्र बन जाता है नदियों के कारण, उसे तराई कहा जाता है। ये शब्द आप याद रख सकते हैं, तराई शब्द को। इसके अलावा बंटवारे के बाद सारनाथी आए और इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति कीजिए, बनाना कुछ नहीं है काम का। यहाँ पे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन तराई क्या होता है, तराई वह क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा नमी और दलदल बना रहता है। किसके कारण, नदियों के पानी के कारण। अब बात करेंगे हम प्रायद्वीपीय पठार की। तो प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो भारत के बीचों बीच देखने को मिलता है। खैर नीचे की ओर ज़्यादा है। पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों, कौन कौन सी, क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने तथा अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार को दो मुख्य भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के अगर हम उत्तर में प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। क्या, नर्मदा नदी के उत्तर में आपको प्रायद्वीप पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और विंध्य श्रृंखला के दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बुलई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई प्रायद्वीप पठार से बहने वाली नदियाँ, तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये ऐसी नदियाँ हैं जो प्रायद्वीप पठार से बहती हैं। इस प्रकार वे इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाते हैं। कौन से ढाल की ओर है, तो उत्तर पूर्व की ओर ये बहती हैं। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी है लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। संकीर्ण मतलब सकरी। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। इसके और पूरब के विस्तार में दामोदर नदी आपको देखने को मिल जाएगी। दामोदर नदी और आपको छोटा नागपुर का पठार भी आपको देखने को मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट बात यही है आप लोगों के लिए कि प्रायद्वीप पठार से बहने वाली नदियों के नाम चंबल, सिंध, केन, बेतवा। इसके अलावा आप लोगों को ये है कि कौन सी ओर इसका ढलान है, तो उत्तर पूरब की ओर ढलान है। कौन सी ओर ऊंचाई है, तो दक्षिण पश्चिम की ओर ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी। कौन से पठार हैं, तो मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि कहाँ से स्टार्ट होती है, नर्मदा नदी के उत्तर में है, ये कोई दक्षिण में है। ये सारे एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आएगा आप लोग का दक्षिण का पठार। एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा श्रृंखला है, जबकि महादेव कैमूर की पहाड़ी मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। किसका, दक्षिण के पठार का। भारत के ये देख लेंगे, कुछ नहीं है अभी नहीं देखना है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूरब की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कहा जाता है। मेघालय की पहाड़ियाँ सुने होंगे आप लोगों ने, याद रखना। कार्बी एंगलोर पठार उत्तर कचार पठार के नाम से जाना जाता है, जो एक दक्षिण का पठार का ही एक भाग है। इसके अलावा पश्चिम से पूरब की ओर तीन और श्रृंखलाएं गारो, खासी और जयंतिया की श्रृंखलाएं आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। कौन कौन सी, पश्चिम से पूरब की ओर गारो, फिर खासी, फिर जयंतिया। यानी सबसे ऊपर कौन सी है, पश्चिम में कौन सी है, गारो, फिर उसके पूरब में कौन सी है, खासी, फिर उसके पूरब में कौन सी है, जयंतिया। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट तट के समानांतर स्थित है। वे सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थालघाट, भोरघाट और पालघाट स्थित ज्ञात कीजिए। तो आपने कमेंट करके ये बताना है कि भोरघाट, थालघाट और पालघाट कहाँ पर है। आपने सुना होगा पालघर मामला, ये तो महाराष्ट्र का था, तो बताइएगा जरूर कहाँ पर ये तीनों घाट आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है।
पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित तथा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इन्हें काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके एग्जाम के लिए। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, हाँ होती है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, ये भी याद रख सकते हैं, कथन में आ जाएगा। कथन निष्कर्ष पर विवाद करें या विचार करें कि भाई पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। इस भाग के ऊंच शिखर ऊंचे हैं, जिनमें आपको कौन से हैं भाई पश्चिमी घाट में? अनाईमुड़ी, डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंची शिखर जो है महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवाई राय और जावेरी की पहाड़ियाँ हैं। क्या है? जावेरी की पहाड़ियाँ आपको देखने को मिलेंगी। उड़क मंडल, जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, और कोडई कनाल, ये बहुत प्रसिद्ध हैं, आप लोगों को भी इसकी जानकारी होगी ही। प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी भी है। क्या? प्रायद्वीप पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। इसके सेल आग्नेय हैं, क्योंकि आग ज्वालामुखी आग्नेय समझ गए होंगे। इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित हैं। ये सब आप गुजरात से लेकर दक्षिण पश्चिम तक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यही है कि भाई पश्चिमी घाट पर्वतीय वर्षा होती है, बिल्कुल होती है। पश्चिमी घाट में ऊंचाई कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ती है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर ऊंचाई बढ़ती है। उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर जाओगे तो ऊंचाई बढ़ेगी, और नीचे से ऊपर की ओर आओगे तो ऊंचाई घटेगी। इसके बाद बात करेंगे हम भारतीय मरुस्थल की। नाम तो सुना होगा हमारे रेगिस्तान का, क्या नाम है? कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर, कहाँ है? अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 mm से भी कम वर्षा होती है, लेकिन सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र लद्दाख है, इस बात को याद रखिएगा। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो, सेंटीमीटर नहीं, मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं, उसके बाद बालू में ही विलीन हो जाती हैं। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती हैं, और केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। बकरान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। ऐसे आप लोगों ने देखे हैं, नहीं देखे हैं, मुझे नहीं मालूम है। ऐसा होता है बकरान, जो बरकान है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। इसका विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र देखने को मिलता है, लेकिन टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो आपको बरकान देखने को जरूर मिलेगा, देखिएगा जरूर, मौका मिले तो। खैर, जब आप IAS बन जाएंगे तो जरूर मिलेगा। तटीय मैदान, तो तटीय मैदान कहाँ पर होते हैं? जो समुद्र है उसके पास। तो क्या बात करें हम कि प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीपीय पठार के किनारों पर संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के उत्तरी भाग में कोंकण, याद रखिएगा कहाँ कौन सा है, पूछना नहीं है। तट के उत्तरी भाग में कोंकण, मुंबई और गोवा तक। मध्य भाग में कन्नड़ मैदान, दक्षिणी भाग में मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा और समतल है। उत्तरी मैदान में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, जबकि दक्षिणी भाग इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। उत्तरी भाग में से उत्तरी सरकार, जबकि दक्षिणी भाग में से कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। क्या आप जानते हैं कि चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में, हाँ, महानदी पर ही हीराकुंड बांध बना है, याद रख सकते हैं आप लोग, कोई घबराने की बात नहीं। तो चिल्का झील कहाँ है? महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है चिल्का झील। तो यानी कहाँ होगी? उड़ीसा में। द्वीपीय समूह सुने होंगे नाम आपने, हमारे भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुना होगा, आपने हमारे लक्षद्वीप का नाम सुना होगा। तो यहाँ पर जो है, इनमें अगर हम बात करें, छोटे छोटे प्रवाल द्वीप भी पाए जाते हैं।
पहले इनको लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। पूछा जा सकता है इनका नाम कब बदला गया था, तो 1973 में। पहले इन्हें लकाद्वीप, मिनिकॉय और अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप की एक प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह का पादप जंतु, ठीक ना, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि कवरत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु बहुत से प्रकार के पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं। पिटली द्वीप मनुष्य का निवास नहीं है, यह एक पक्षी अभयारण्य है, याद रखेंगे। पिटली द्वीप जहाँ पर मनुष्यों का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान आप दे लेंगे, मैं नहीं दूंगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में सुना होगा। ग्रेट निकोबार इसकी राजधानी हो जाएगी। यहाँ पर एक कॉमन वो बनाया गया है जिसमें एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी का मुख्यालय है। तीनों सेनाएं एक साथ मिलकर वहाँ पर सिक्योरिटी देती हैं हमारे इंडियन ओशियन को। इसके अलावा निमज्जित पर्वत श्रेणी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो आप लोग को पढ़ने के लायक हो। खैर, ये द्वीप विषुवत के समीप स्थित है, ये भी याद रख सकते हैं। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है और यह सघन घने जंगल आच्छादित आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपने एंटीलिना द्वीप के बारे में सुना होगा। ये उत्तर और दक्षिण में बटा हुआ है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार है। तो यहाँ पर आपने एंटीलिना द्वीप के बारे में सुना होगा जहाँ पर लोगों को मारकर खा जाते हैं। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप पर पाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया है, बहुत बार बता चुका हूँ। तो विभिन्न भू आकृतिक विभागों का एक विस्तृत वर्णन हमने आपको करके बताया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया है। अगर आपने उसको पढ़ा है, समझा है, थोड़ी सी भी आपने अपने माइंड में उसको डेवलप किया है तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हम आधे एक घंटे से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आप एक घंटे में कुछ नहीं सीखे, खैर सीख जाएंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार क्लास लीजिए, आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। बात करेंगे हम प्रवाल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बार आ चुका है कि प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। तो प्रवाल जो है भाई क्या होता है, एक सूक्ष्म प्राणी होता है और ये मरते नहीं है कभी। मरने मतलब इनके बाप के बाप के बाप के शरीर पर ही एक नया जन्म हो जाता है। ये प्रवाल रोधिका होते हैं, तीन प्रकार के। तटीय प्रवाल भित्ति होती है, प्रवाल वलय द्वीप होते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो सबसे बड़ा प्रवाल रोधिका का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रवाल वलय द्वीप गोलाकार या हार्स-शू आकार वाले रोधिका होते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। कई बार हमें एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा प्रवाल द्वीप नहीं है, कौन सा प्रवाल द्वीप है, तो आपको हम पूरी लिस्ट अलॉट करा देंगे जब हम आपको 12th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की। मिलेंगे फिर से एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड गुड नाइट। आप अपनी पढ़ाई, परिवार, सेहत का ध्यान रखिए। और फिर मेरी बात को अगर समझे होंगे तो मेरे अनुसार आप खुद क्वेश्चन ले लिए होंगे। क्वेश्चन है कि भारत की फिजिकल जो हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया है उसको डेवलपमेंट करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और उसके बारे में आपको वर्णन करना है। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।